डे नाबार्ड एक्सपीरियंस। नाबार्ड का आपका प्रीलिम्स का पेपर जो एक मैराथन की तरह चल रही थी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके सामने जो मेजर पांच चैलेंज। पहला चैलेंज आपके है जो है कि पेपर को जो आपके टाइम दिया जाएगा, मेंस में आपका टाइम देने जो दिया जाएगा वो 3.5 आवर्स, दैट इज़ 90 मिनट्स फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, 90 मिनट्स फॉर डिस्क्रिप्टिव ESI एंड 30 मिनट्स फॉर ऑब्जेक्टिव ESI। इन 3.5 आवर्स पेपर्स में आपके 3 आवर्स आपको जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग लिखना है, इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव ESI। अब ये 3 आवर्स में जो आंसर्स लिखने हैं आपको, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ESI में टोटल 2000 वर्ड्स आपको लिखने हैं। टोटल आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव ESI में। ये 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 6 में से 3 क्वेश्चन आपके होंगे जिसको कि आपको 600 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को लिखना है, सिर्फ 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन आपके 600 वर्ड्स के होंगे, 3 क्वेश्चन आपके जो है 400 वर्ड्स के होंगे। जो 600 वर्ड्स के होंगे वो 15 मार्क्स के होंगे, जो 400 वर्ड्स के होंगे वो आपके 10 मार्क्स के होंगे। लेकिन आपको लिखने 4 हैं, 2 आपके 15 मार्क्स के 600 वर्ड्स का, 2 आपके 400 वर्ड्स का। टोटल 2000 वर्ड्स के जो टाइम दिया गया है उतने में आपको पेपर कंप्लीट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। RBI ने ऑलरेडी ये एग्ज़ाम का उनका सिलेबस को चेंज किया है मार्च में। जो पेपर आपके 31 मार्च एंड 1 अप्रैल को हुआ था RBI का 2021 को, फर्स्ट टाइम RBI ने इंट्रोड्यूस किया कि ऑब्जेक्टिव ESI से शिफ्ट करके डिस्क्रिप्टिव ESI एंड डिस्क्रिप्टिव FM को इंट्रोड्यूस किया। जो पैटर्न, जो स्ट्रैटेजी, सारे कुछ जो है नाबार्ड ने फॉलो किया है RBI के, जो कि एक्सपेक्टेड था और सेम टू सेम उन्होंने फॉलो किया। जो क्वेश्चन एक्चुअल में आने वाले हैं, जो पैटर्न जो है आपके RBI से वो मैच करेंगे। तो RBI के टाइम में जो है सबसे पहले सारे एस्पिरेंट्स जो अपीयर हुए थे मेंस में, उनके साथ जो एक बिगेस्ट चैलेंज आई थी ये कि जो टाइम दिया गया था उसमें आपको टोटल डिस्क्रिप्टिव ESI के पेपर को कंप्लीट करना। हमारे प्लेटफॉर्म जो bankpeach.com, यहाँ रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट की तैयारी कराते हैं, जो कि एक्चुअल एग्जाम में इंटरफेस रहता है, बिल्कुल उसे इंटरफेस के साथ यहाँ पे करवाते हैं। सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज जो कैंडिडेट को रेगुलर हमारे प्लेटफॉर्म 1000+ कैंडिडेट जो प्रिपेयर कर रहे थे, 2000 वर्ड्स वो नहीं लिख पा रहे थे, फुल मॉक अटेम्प्ट करने में वो नहीं लिख पा रहे थे। तो आपके लिए भी मेजर एक चैलेंज होने जा रही है। अब अगर हम दूसरा ये बात करें कि आपको प्रीलिम्स आपका आज कंप्लीट हो रही है, दैट इज आपका 18th ऑफ सितंबर को रिजल्ट आने में आपको ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज आपको टाइम ले लेंगे। आपको मैक्सिमम तो टाइम मेंस के लिए मिलने वाली हो 3 वीक्स का, क्योंकि ये जो आपका जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस नहीं होता है तब तक 100% डेडिकेटेड होना ये बहुत ही टफ होता है। चाहे आप जितना भी कोशिश कर लें, लेकिन ये प्रिपरेशन में काफ़ी डिस्टर्बिंग हो जाता है, क्योंकि फैक्टर्स होते हैं कई सारे। उसके हम दूसरे वीडियो में आपको एलिब्रेट करेंगे किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, साइकोलॉजिकल और भी कई तरह के डायमेंशंस होते हैं। तो यहाँ पे मेजर आपको जो टाइम मिलने वाली है वो मैक्सिमम तो 3 वीक्स का मिलने वाला है मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। ये मेंस के 3 वीक्स में आपके लिए टोटली राइटिंग स्किल का मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है प्रीलिम्स के एग्जाम खत्म होने तक वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि होता ये है प्रीलिम्स नोटिफिकेशन आने से पहले तक वो एक्सपेक्ट करते हैं नोटिफिकेशन, और बाकी सारे अदर एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहते हैं, अदर एग्जाम्स, अदर प्रिपरेशन, सो व्हाट्स एवर। एक बार नोटिफिकेशन आती है वो सारे आप में से अधिकांश एस्पिरेंट की ये रहते हैं वो सारे जंप कर जाते हैं प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में, और डैट इज वो करना भी चाहिए, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में काफ़ी ट्रैफिक होता है और उसे निकल के मेंस में आना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। अब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि प्रीलिम्स में आपको देखिए आपके इतने सारे सेक्शंस है प्रीलिम्स में नाबार्ड के, इतने सेक्शंस होने के कारण से वो अब जो आप डेडिकेटेड होकर पूरी तरह से उसमें आपने दिन रात एक करके जो प्रिपेयर कर रहे थे, तो मेंस के लिए आप बिल्कुल फोकस्ड नहीं थे। अब जैसे ही प्रीलिम्स खत्म हुआ अब आप वहाँ पे स्विच ओवर कर रहे हैं मेंस के लिए। अब मेंस का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो राइटिंग स्किल एंड ड्राफ्टिंग स्किल, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं 3.5 घंटे के पेपर में 3 घंटे आपको आंसर राइटिंग लिखने हैं। टोटल 200 मार्क्स में से आपको 150 मार्क्स आपका जो डिस्क्रिप्टिव का ही है, डिस्क्रिप्टिव ESI है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। इसके कारण से आपका जो है विद इन 3 वीक्स, यहाँ पे चैलेंजिंग आपके लिए है कि विद इन 3 वीक्स आपको जो डिस्क्रिप्टिव का आंसर का प्रिपेयर करना है, राइटिंग स्किल ड्राफ्टिंग, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। दिन रात इवन आप जो है 15 डेज से लगा दीजिए राइटिंग स्किल इंप्रूव कर नहीं कर सकते, ये ओवर द टाइम जो है प्रैक्टिस करने से ही डेवलप होती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क आपके सामने है। तीसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेक्शन और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में, तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपका होता है नॉलेज गेन करने का, दैट इज नॉलेज बेस्ड पेपर है। डिस्क्रिप्टिव ESI एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ये आपका राइटिंग स्किल एंड ड्राफ्टिंग स्किल बेस्ड पेपर है। और जैसा भी हमने बताया ओवर द टाइम
ही ये डेवलप किया जा सकता है। शॉर्ट टाइम में ये मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल कि राइटिंग स्किल और ड्राफ्टिंग स्किल को आप डेवलप किया जा सकता है एग्जाम के 2-3 हफ्ते के अंदर में। तो यहाँ तो ये पेपर में स्कोर तो, लेकिन यहाँ पे आपका जो देखिए मेंस में आप तभी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, फाइनल सिलेक्शन तभी आपका हो पाएगा जब आपका राइटिंग स्किल और ड्राफ्टिंग स्किल अच्छा हो, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। तो जो अब सवाल ये उठता है कि जब आपके पास टाइम नहीं है, मेन रोल जो है ड्राफ्टिंग और राइटिंग स्किल का ही है फाइनल सिलेक्शंस में, तो जो टाइम आपको अवेलेबल मिला है या मिलने जा रही है मेंस के लिए, इसी टाइम में आपको सबसे बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करना होगा जिससे कि आप जो है बेस्ट परफॉर्म कर सकें। तो ये आपका लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। मतलब जो तीसरा मेजर चैलेंज ये है कि आपको ड्राफ्टिंग और राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है विद इन लिमिटेड टाइम्स में। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ईएसआई और एआरडी का जो सिलेबस अपने आप में काफ़ी वास्ट है। अपने आप में ईएसआई बहुत बड़ी दुनिया है, एआरडी अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है। आपके लिए एक एडिशनल एडवांटेज ये है कि आपने प्रीलिम्स में ऑलरेडी जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए प्रिपेयर किए हैं ईएसआई और एआरडी का 40 मार्क्स का, प्रीलिम्स में प्रिपेयर करने के कारण से आपका जो है यहाँ पे नॉलेज आपका काफ़ी हेल्प करेगा। जो ऑलरेडी आपने उतना प्रिपेयर कर रखा है तो उसके बाद ही आपका यहाँ प्रिपरेशन होगा ईएसआई के लिए, ईएसआई एंड एआरडी के लिए, तो वो आपका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। लेकिन यहाँ सिलेबस काफ़ी वास्ट होने, और अभी तक आप ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करते थे, लेकिन अब आपको जो प्रिपेयर करना है वो आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर करना है। अब डिस्क्रिप्टिव के लिए प्रिपेयर करना है तो जो डायमेंशन जिस तरीके से आपने सारे चैप्टर्स को स्टडी किए हैं ईएसआई और एआरडी का, यहाँ पे आपको अलग तरीके से करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको कितना जानते हैं, कितना आपका नॉलेज है, डैट डज नॉट काउंट, रहता आप कैसे प्रेजेंट करते हैं डैट काउंट्स। यस, ये बात तो है, प्रेजेंट करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, लेकिन वो 20% ही वेटेज हो पाती है। आपका अगर नॉलेज जो बेस है उसको जब तक आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं करते हैं, आपका सारा किया धरा पे पानी फिर जाता है। आपने पूरे बचपन से लेकर अब तक जितना पढ़ाई किए हैं या पूरे साल तक जितने बार भी आपने जो भी पढ़ाई किया है, कितना आपने किया है डज नॉट मैटर। वो जो आपका 3 घंटे में क्या करने वाले हैं डैट मैटर्स। 3 घंटे में आप क्या लिखने वाले हैं डैट मैटर्स। यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में रहते हैं उस टाइम काफ़ी स्ट्रेस होता है। 100% मेंटल कैपेसिटी इस्तेमाल करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, प्रीलिम्स का दे के आ रहे हैं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो जबकि डिस्क्रिप्टिव के आंसर राइटिंग में ये होता है कि 100% प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको चाहे एसे हो, प्रेसी हो, लेटर हो, या आपका कॉम्प्रिहेंशन हो, या फिर डिस्क्रिप्टिव ईएसआई के जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको वहाँ पे पोंडर करना है, सोचना है, फ्रेम करना है, सारी चीज़, मतलब मेंटल प्रेजेंस का होना 100% काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये तभी आ पाती है जब आप लगातार प्रैक्टिस करें, सिमिलर इंटरफेस पे रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, फीडबैक लें, सारे तरह के जो रिक्वायरमेंट्स हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए सारी चीज़ें आप फॉलो करें, तभी ये पॉसिबल होती है। और नेक्स्ट इसके साथ जो चैलेंज आती है वो ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। अभी तक आपने जितने भी एग्जाम दिए, प्रीलिम्स के दिए और इसके पहले जो दूसरे एग्जाम्स भी दिए, मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपका 99% टाइम और डिवोशन आपकी जा रही थी ऑब्जेक्टिव सेक्शंस के लिए। और यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करेगा डिस्क्रिप्टिव के जो राइटिंग स्किल्स हैं। तो यहाँ कंसर्न ये आ रही है, यहाँ आपके जो मेजर चैलेंज आपके साथ बनने वाली है कि ऑब्जेक्टिव में आपका थोरो हो चुके हैं, आप जो काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल हो चुके हैं सारे डायमेंशंस में, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है। और यहाँ डिस्क्रिप्टिव ही आपका गेम चेंज करने वाला है, जो फाइनल सिलेक्शन में आपको दिला सकती है। तो ये मेजर ये 5 आपके जो है चैलेंजिंग टास्क हैं। अब अगर हम टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, अगर आपका ग्रेड बी हो, राजभाषा हो, जनरल पोस्ट हो, स्पेशलिस्ट पोस्ट हो, सारे तरह के वैकेंसीज को मिलाकर 162 वैकेंसी 2021 में आई है नाबार्ड का, जो कोई एग्जाम आप देख के आए हो। 162 वैकेंसीज के लिए आपका टोटल प्रीलिम्स में जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाली है वो 1:25 के रेशियो से 4050 कैंडिडेट को सिलेक्शन होगी। हाँ, इंटरव्यू में 1:3 के रेशियो से टोटल आपका जो है 486 कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाली है। इसका मतलब ये अभी जितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए उसमें से आपको जो 4050 कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। हाँ, 4050 कैंडिडेट में से आप में से जितने भी सेलेक्ट हुए प्रीलिम्स में 4050 कैंडिडेट में से ओनली 486 कैंडिडेट को जो सेलेक्ट करने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, मतलब बाकी के सारे कैंडिडेट जो है एलिमिनेट होने वाले हैं। एलिमिनेशन के लिए आपका जो भी डायमेंशन में चैलेंज बताया, आप कितना कॉम्पेटिवली, जो चैलेंज अभी मैंने 5 मेजर चैलेंज बताए, ये चैलेंज को आप कितना कॉम्पेटिवली बेटर हैंडल कर पाते हैं, आपका जो है एलिमिनेशन इस बात पर डिपेंड करेगा। सिलेक्शन और एलिमिनेशन इस बात पे आपका टोटली डिपेंड करेगा।
मेंस के अगर जो फाइनल सिलेक्शंस में जो है मेंस का रोल एक्सट्रीम लेवल पे होता है, क्योंकि प्रीलिम्स से आप देखिए टोटल जो मार्क्स थे उसमें से आपका 100 मार्क्स ही आपके काउंटिंग है, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए है। ESI ARD के 40 मार्क्स एंड 20 मार्क्स जो करेंट अफेयर्स के हैं, सिर्फ यही आपके जनरल अवेयरनेस, सिर्फ यही मार्क्स आपके 100 जो काउंट होंगे, बाकी के आपके मैथ रीजनिंग और जो दूसरे सेक्शन है उसके मार्क्स काउंट नहीं होने वाले, ओनली क्वालिफाइंग वाइज नेचर है। तो और इंटरव्यू के ओनली 50 मार्क्स हैं, मेंस का आपका यहाँ पे 200 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू और प्रीलिम्स ये दोनों का वेटेज कम, मेंस का यहाँ पे फाइनल होते हैं। क्योंकि एक बात और भी, आपने प्रीलिम्स का दे दिए, प्रीलिम्स दे के आ चुके हैं, अब आप चाहें कुछ भी कर लें, एक मार्क्स भी ना आप कर सकते हैं ना डाउन कर सकते हैं, जो हो चुका सो हो चुका, आप कुछ नहीं किया जा सकता। जो भी किया जा सकता है वो मेंस के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी लिमिटेशंस होते हैं, वहाँ पे आपके पैनल में कई सारे मेंबर्स होते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस होते हैं, उनके पूछने का उनका बैकग्राउंड क्या है, कई तरह के लिमिटेशन, उसके हम सेपरेट वीडियोज़ में उसका डिटेल डिस्कस करेंगे। ओवरऑल कहा जाए तो इंटरव्यू में आपके कंट्रोल बहुत ही कम होता है, जबकि मेंस में सारी चीज़ें डायमेंशन जो है अगर देखा जाए तो वो आपके कंट्रोल में रहता है, आप कितना अच्छे से उसको हैंडल कर सकते हैं। आपका स्कोर, आपका परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करेगा, ना कि किसी दूसरे सामने वाले बंदे के ऊपर। तो इम्पोर्टेंस जो है मेंस का फाइनल सिलेक्शन में एक्सट्रीम लेवल का, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है आपका फाइनल सिलेक्शन के लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक पाएगा, अगर इसमें डाउन है वाइस वर्सा। एक बात और भी होती है, मेंस का जो रिजल्ट आएगी उसमें आपका सिर्फ रोल नंबर रहेंगे, आपके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। फाइनल इंटरव्यू के जो मार्क्स, फाइनल इंटरव्यू के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक सबसे बड़ी चैलेंज आती है, जो मेंस का स्कोर है वो आपको पता नहीं है। अगर आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हुआ है मेंस में तो डेफिनेटली वो आपको कंट्रीब्यूट करने वाला है और इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन में आप कोई नहीं रुक सकता। लेकिन अगर यही आपका काफ़ी कम स्कोर रह गया, तो अगर आपको ये पता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना ये, तो जब तक आपको अंधेरे में आप दौड़ रहे हैं तो ये काफ़ी टफ हो जाता है कि उसको आप अच्छे तरीके से आप जो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। इंटरव्यू के साथ ये चैलेंज होता है, जबकि डिस्क्रिप्टिव मेंस में ऐसा नहीं है। अब हम यहाँ पे शॉर्ट एनालिसिस की बात करते हैं। आपको जो है शॉर्ट एनालिसिस सबसे पहले करने की ज़रूरत है, पेपर का और सेल्फ का। पेपर का शॉर्ट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो जैसे आप प्रीलिम्स के देखिए, आप में से अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और मैथ और रीजनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो दूसरे एग्जाम्स में आपके ये काफ़ी एडवांटेज देते हैं कि सिलेक्शंस में, जैसे बैंक के एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स में आपके जो स्कोर काफ़ी बढ़ जाते हैं मैथ और रीजनिंग में कंपैरेटिवली, जिसके कारण से आपका फाइनल सिलेक्शन में नाम आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। नाबार्ड में आप देखिए, नाबार्ड की जो है प्रीलिम्स में मैथ और रीजनिंग के तो काउंट होते ही नहीं है, मतलब वो क्वालिफाइंग बाय नेचर है। कहने का मतलब ये, पेपर का एनालिसिस आपको सबसे पहले करना है, शॉर्ट एनालिसिस, दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। पेपर का क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेस ये समझना है आपको बहुत अच्छे से। जैसे प्रीलिम्स में आपका था कि अगर आपके ये 3 सेक्शंस ESI ARD एंड करेंट अफेयर्स, इन तीनों में आपका अगर दैट इज जनरल अवेयरनेस, इन तीनों सेक्शंस में अगर आपके स्ट्रेंथ है, आपका वो जो है काफ़ी हेल्प करेगा फाइनल सिलेक्शंस में जाने में। लेकिन अगर ये आपके दूसरे मैथ या रीजनिंग में या फिर इंग्लिश में, वो आपको कंट्रीब्यूट एक्सट्रीमली नहीं कर सकता है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग बाय नेचर है, उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है। सेम वैसे ही मेंस पे आते हैं। मेंस में यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किए हैं, सिलेक्शन भी प्रीलिम्स में हुई है, तभी मेंस का करेंगे। तो ESI और ARD का ऑलरेडी आपने ऑब्जेक्टिव सेक्शन के लिए काफ़ी प्रिपेयर कर चुके हैं 40 मार्क्स के लिए, यहाँ 50 मार्क्स का है, तो बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं है। यहाँ आपको सारा फोकस्ड और जो डेडिकेशन है वो ज़रूरत पड़ने वाले है राइटिंग और ड्राफ्टिंग स्किल्स के ऊपर। सारा काम आपको इसके ऊपर करना है, मतलब 90% आपका डिवोशन इसके ऊपर जानी चाहिए। अब यहाँ पे ये जो आप अच्छे से शॉर्ट एनालिसिस आप अपना पेपर के जो आपने देख लिया, अब आपको ज़रूरत है कि आपको खुद का शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए। आपका खुद का शॉर्ट एनालिसिस में ये है, आपका स्ट्रेंथ क्या, आपका वीकनेस क्या। हर एक लोगों का अलग अलग सेपरेट स्ट्रेंथ होता है। जैसे एग्जांपल, साउथ इंडियन का इंग्लिश सेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, कंपेटिवली उनके राइटिंग स्किल भी बाई जर्नलिस्टिक हम बात करें, जो एडवांटेज मिलता है कई सारे फैक्टर्स के कारण से, वो उनको ज़्यादा मिलता है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बंदे उनको मैथ और रीजनिंग में एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि वो 4 साल लगातार मैथ और रीजनिंग को करते रहते हैं। वैसे ही एज ऑफ नाउ जो कैंडिडेट के प्रीलिम्स से सिलेक्शन होने वाले हैं, उनमें से जो कैंडिडेट का राइटिंग स्किल, ड्राफ्टिंग स्किल पहले से इम्प्रूव्ड है, स्टैंडर्ड है, एवरेज है, बिलो है, जैसा भी है, वो उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज देने वाला। हाँ, एक बात और भी है, यहाँ ये हम आपको डराने के लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा हम आपको कह रहे हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकें।
जब आप अंधेरे में दौड़ेंगे तो आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पहुँचने वाले, मतलब प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आप नहीं पाएंगे जीत सकते हैं। जब आप सारी चीज़ों को खुद देख पा रहे हैं तभी आप फोकस्ड होकर आप चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको राइटिंग स्किल का सबसे पहले शॉर्ट एनालिसिस कीजिए। उसके करने के लिए क्या, आपको बैंकविज www.bankviz.com वहाँ पे जाइए, वहाँ पे मॉक टेस्ट फ्री में है, वहाँ पे फ्री में आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए। एक्चुअल इंटरफेस जो आरबीआई में नाबार्ड में आने वाले सेम इंटरफेस आपको यहाँ पे मिलते हैं, वहाँ प्रैक्टिस कीजिए। आपको फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उसका एनालिसिस भी दिया जाएगा, पर्सनलाइज इवैल्यूएशन भी आपको दिया जाएगा। आप कोई तरह की दिक्कत आती है वहाँ पे टेलीफोन कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, कॉन्टैक्ट कीजिए, टीम रेडी है आपकी सपोर्ट करने के लिए एवरी डायमेंशंस में। इससे आपको ये पता लगेगा जब आप यहाँ पे मॉक टेस्ट देंगे प्लेटफॉर्म पे एक्चुअल इंटरफेस की तरह जो एग्जाम में आप देने वाले हैं कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। आपके आंसर ड्राफ्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको पेपर को जो गिवन टाइम में अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको फैक्ट्स या फिगर्स के साथ आपको प्रॉब्लम आ रही है, या आपके अदर डायमेंशंस में प्रॉब्लम आ रही है। जब आप तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इसके बाद आपकी आती है कि जो पैटर्न है, नाबार्ड ने ये एग्जाम का पैटर्न जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। अगर आपके मन में ये सवाल है कि कैसा तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसा वो पूछने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं क्योंकि आरबीआई ने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पहले कर चुके हैं। आरबीआई ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पहले से कर चुके हैं। आरबीआई का जो सिलेबस जो चेंज हुआ 2021 का जो सिलेबस में नोटिफिकेशन था, ईएसआई का डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है तो एक्सपेक्टेड भी था नाबार्ड में सेम वैसा ही वो करने जा रहे हैं और एक्चुअल में उन्होंने किया भी वैसा ही है। सेम टू सेम नाबार्ड ने जो पैटर्न आरबीआई का था उन्होंने फॉलो किया है, जिसके कारण से आप ये समझ सकते हैं कि कैंडिडेट नाबार्ड में भी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो उसका पैटर्न में जो है आपको आरबीआई से मैच करेगा। और यहाँ पे जो कैंडिडेट को दिक्कतें आई थी आरबीआई में, अगर उसकी हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उसको जो दिक्कत आई थी वो पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, जो टाइम जितने नंबर ऑफ वर्ड्स उनको लिखने के लिए दिया गया था। और उनके पास उनका नॉलेज बेस तो था लेकिन उनको आंसर ड्राफ्टिंग और राइटिंग में वो प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके कारण से उनका परफॉर्मेंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ा एक्सट्रीम लेवल पे। जिनका वेट इन चीज़ों पे कमांड था उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, सिलेक्शंस भी हुए हैं। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक बात और क्या होती है, ये मेंस के पेपर में जो आपको 3 घंटे लिखने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव का, ये आपका ओपन एंडेड होता है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन क्लोज एंडेड होता है। जिससे ऑब्जेक्टिव ये है कि जो क्वेश्चन वो पूछने जा रहे हैं अगर आपको नॉलेज है आप स्कोर कर लेंगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपको नॉलेज उसका बेसिक आपके सराउंडिंग अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है आप उसका आंसर फ्रेम करके लिख सकते हैं, चाहे वो एसे का हो, प्रेसी का हो, कॉम्प्रिहेंशन का हो या लेटर राइटिंग का हो, और डिस्क्रिप्टिव भी ऐसे का हो। अगर नॉलेज सराउंडिंग के भी आपके पास है तो आप लिख सकते हैं उस पर के बेस पे, ड्राफ्टिंग और राइटिंग स्किल को बेस बना के। लेकिन ऑब्जेक्टिव के साथ ऐसा नहीं होता, ये आपका एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है आपको डिस्क्रिप्टिव के साथ। इसके अलावा जो अगर ये देखा जाए कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के सेक्शन, ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शंस में आपको कभी भी ऑप्शन नहीं दिया जाता है, मतलब 4 क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें 2 का आंसर देना है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन में ये कभी नहीं होता, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में ऐसा होता है। आपको 6 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो डिस्क्रिप्टिव ये के साथ, लेकिन आपको लिखना है सिर्फ 4 क्वेश्चन ही। और डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश के साथ भी वैसा ही है, आपको क्वेश्चन टोटल दिए जा रहे हैं। जो एसे का है वो कई सारे ऐसे के टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको लिखने हैं आपको एक ही उसमें से चुन के। जो कॉरस्पॉन्डिंग होता है वो भी एक से ज़्यादा वो टॉपिक्स देते हैं। तो यहाँ पे हमेशा आपको जो ऑप्शंस मिल जाते हैं डिस्क्रिप्टिव में, जो कि आपको उसमें नहीं मिलता है। अब यहाँ पे आपको जो है ना मेजर आपने अपना एनालिसिस कर लिया, पेपर का एनालिसिस कर लिया, जो चैलेंज है वो आपने समझ लिया। अब आपके पास जो टाइम है वो सारे कॉन्स्टेंट को आपने समझ लिया। अब आपको ये है कि आपने नॉलेज ऑलरेडी जो है डिस्क्रिप्टिव ईएसआई के लिए और एआरडी के लिए आपने गेन कर चुके हैं, क्योंकि 40 मार्क्स के लिए जो आपने प्रिपेयर किए हैं, यहाँ 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव ईएसआई का है। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होने वाली है। यहाँ अभी आपको लगातार क्या करना है कि लगातार फोकस्ड होकर प्रिपेयर कीजिए डिस्क्रिप्टिव ईएसआई या डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए। यही आपका चेंज करेगा। और हमारी टीम जो है पूरी तरह से बैंकविज की टीम पूरी तरह से डेडिकेटेड है इसको प्रिपेयर कराने के लिए। बैंकविज पे आप वेबसाइट पे विजिट कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, वहाँ सारे तक असिस्टेंस प्रोवाइड किए गए। जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, डाउट आते हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, वहाँ पे आस्क डाउट फ्रॉम एक्सपर्ट दिए गए। सारे तरह के जो FAQs अवेलेबल हैं कि डिस्क्रिप्टिव के साथ किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, स्प्रेन का फीडबैक्स हैं कि किस किस तरह की उनको दिक्कतें आई है, कैसे उन्होंने हैंडल किया, सारी चीज़ें अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।